नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर और जनरल स्टडी के उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। वीडियो को यूज करिए एज ए प्रैक्टिस और चेक करिए कि आपका प्रिपरेशन का क्या लेवल चल रहा है और बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहता है। आप और भी रिवीजन करना चाहते हैं तो कुछ और वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप देख के रिवीजन कर सकते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे शॉर्ट में पीवीटीजी भी बोला जाता है इन इंडिया। हमारी कंट्री में जितने भी वनरेबल ट्राइब्स हैं उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट और ये फोर्थ स्टेटमेंट। ये फोर स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स जो हमारी कंट्री के अंदर है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप पाए जाते, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज इन वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द पीवीटीजी। पीवीटीजी यानी कि वनरेबल ट्राइब का जो ग्रुप को कंसीडर करने के लिए उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें ये बोला जा रहा है कि रिटन लैंग्वेज का जो अब्सेंस है, यानी कि ऐसा ट्राइब जिसके पास रिटन लैंग्वेज नहीं है उसे कंसीडर किया जाता है वनरेबल ट्राइब। ये सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है देयर आर 75 पीवीटीजी ऑफिशियली नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने अभी तक 75 ऐसे ग्रुप को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, आप ये बोल सकते हो ऑफिशियली। और स्टेटमेंट फोर्थ में आज में बोला जा रहा है कि बोंडास एंड दीदीदियास ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बोंडास को और दीदीदियास को इन दोनों ट्राइब्स को अभी इंक्लूड किया गया है इस ग्रुप के अंदर, यानी कि पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप के अंदर इन्हें इंक्लूड किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि भाई इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, और हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आंसर बताइए क्या है। अगर हम आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की तो आंसर इसका ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये है कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड जो है ये हमारा गलत है। अब गलत क्यों है वो समझ लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया था, इसमें ये बोला गया था आपसे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे ट्राइब हैं जो कि वनरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हो वनरेबल ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये बोला गया आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नहीं, ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा बोल सकते हो वनरेबल ट्राइब्स, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो वनरेबल ट्राइब को जो ग्रुप बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे नोटिफाई किया गया है, उस तरह से आप बोल सकते हो कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा ये ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि रिटन लैंग्वेज अगर जिसके पास नहीं है उसको एक क्राइटेरिया रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, रिटन लैंग्वेज की अब्सेंस होना इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया में से एक है। और बाकी और क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि भी रिलेटिव फिजिकल आइसोलेशन है अगर किसी ट्राइब का, या फिर आप बोलोगे कि उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ये बोल सकते हो। लिटरेसी रेट उनका लेवल जो है बिल्कुल लो हो, उसके बाद उनकी ट्राइब का कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ना हो, और उनकी जो मतलब इकोनॉमी हो, यानी कि उनका जो खाने पीने का जो रहन सहन अगर हम बोले वो हंटिंग, फूड गैदरिंग जैसे कामों में व्यस्त है। ठीक है, इन चीजों में वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसे हम ट्राइब ग्रुप के अंदर कंसीडर करते हैं। और कौन से वनरेबल ट्राइब ग्रुप के अंदर आप बोल सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट तो इस वजह से सही है। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह यह है कि आपसे ये बोला गया था कि भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ये रिकॉग्नाइज करती है, ये रिकॉग्नाइज नहीं करती है, रिकॉग्नाइज करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। बाकी अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्या करती है, ये जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, इनके डेवलपमेंट की, इनके विकास की आप कह सकते हो, जितनी भी स्कीम होती है उसे इंप्लीमेंट करने का ये काम करती है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब इनके डेवलपमेंट का काम करती है
और इको रिकॉग्नाइज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ, बाकी अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें कि भी बोंडास को और दिदियास को, ठीक है, इनको कंसीडर कर लिया गया है इस ग्रुप के अंदर और इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी और भी जो ट्राइब्स हैं वो आप ये नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। ये सारे जितने भी यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे के सारे वो ट्राइब्स हैं जिसे वनरेबल कैटेगरी ट्राइब ग्रुप्स के अंदर कंसीडर कर लिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर बी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये जो ट्राइब ग्रुप को जो कंसीडर किया जाता है, इसे सेपरेट कैटेगरी में जो डाला जाता है, एक कमेटी बनी थी देवर कमीशन, और उस कमीशन के ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप क्रिएट किया जाता है और इन्हें फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। और इस कमेटी को 1973 में ये कमेटी एग्जिस्टेंस में आई थी, जिन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसे शॉर्ट में यहाँ INVIT भी बोला जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, और यहाँ आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो इन दो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि आप INVIT, यानी कि आप इसे बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर म्यूचुअल फंड लाइक इंस्ट्रूमेंट that are designed to pull small sum of money from a नंबर ऑफ इन्वेस्टर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो फंड है जिसका नाम रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ये जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड की तरह ही से एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पुअर और स्मॉल इन्वेस्टर जो भी होते हैं उनसे मनी कलेक्ट करके उनको इकट्ठा करके इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है वैसे ये काम करता है फंड, आप ये बोल सकते हो। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है INVITS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड आर रेगुलेटेड बाय द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे RERA भी बोल देते हैं, रेरा भी बोल देते हैं। यानी कि इस फंड को जो रेगुलेट करने का काम करती है वो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें जिसमें आपसे INVIT के बारे में पूछा जा रहा था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की बात करें तो भी ये एक फंड जनरेट करने का काम करती है। जैसे म्यूचुअल फंड करती है वैसे ही ये काम करती है कि भी छोटे गरीब लोगों से जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसों को बचाना चाहते हैं और फिर बाद में उसे यूज करना चाहते हैं, तो यानी कि कह सकते हो कि छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे को लेकर के एसेट में इन्वेस्ट करने का काम करती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो भी सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया ये रेरा काम करती है। रेरा इसके रेगुलेट करने का काम नहीं करती, बल्कि इसको रेगुलेट करने का काम करती है सेबी। सेबी का मतलब है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करने का काम करती है, और 2014 से ये रेगुलेशन में आ गई है, आप ये बोल सकते हो। दैट मींस ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है। तो आपको इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है दे आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट लिजर्ड ऑन अर्थ, कि यानी कि पृथ्वी पे, अर्थ पे सबसे बड़ा और हैवी अगर लिजर्ड की बात करें, छिपकली की बात करें, तो उसे हम बोल सकते हैं कि भी कोमोडो ड्रैगन है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द ओनली आइलैंड इनहेबिटिंग दिस स्पीसीज इज इन इंडोनेशिया, यानी कि एक ही ऐसी जगह है, एक ऐसा आइलैंड है, और जो पूरे मतलब अर्थ पे अभी जो इसको एक तरह से इसका घर बना हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हो, वो है वो इस स्पीसीज का, वो इंडोनेशिया के अंदर, ये आपसे बोला जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कोमोडो ड्रैगन जो है सिर्फ इंडोनेशिया के एक पर्टिकुलर आइलैंड पे ही एग्जिस्ट है, वहीं पे ही रहता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है IUCN स्टेटस तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इसे
IUCN जो कि इंटरनेशनल लेबर इंस्टीट्यूशन है, जो कि नेचर को एक तरह से सेव करने का काम करती है, जितनी स्पीसीज है उनको बचाने का काम करती है, ठीक है, उसके लिए प्लान वगैरह तैयार करती है, उसके हिसाब से इसे क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी के अंदर डाला गया है इस स्पीसीज को। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, मेरे आंसर बताने से पहले अगर आप आंसर बताते हैं तब तो इस वीडियो को आप यूटिलाइज ढंग से कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि आप एक बार आंसर चेक करिए कि आपका आंसर क्या है, ठीक है, फिर बाद में जो मैं आंसर बताऊंगा उससे मैच करना है आपको। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह यह है कि इसे इंडेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं, इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर IUCN ने इसे स्टेटस दिया हुआ है। तो ये अब ये जो लिजर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे अब ये बोला जा रहा है कि अर्थ के ऊपर, ठीक है, यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा लिजर्ड आप इसे बोल सकते हैं, ये है, जिसका नाम है कोमोडो ड्रैगन। यानी कि कोमोडो ड्रैगन की अगर हम बात करें तो भाई ये जैसे आपसे बोला गया कि भाई ये ड्रैगन यानी कोमोडो ड्रैगन जो है एक आइलैंड के ऊपर रहता है जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इंडोनेशिया का जो लेसर सुंद्रा आइलैंड है, ठीक है, वहां पर ये मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि पिछले काफी सालों से ये यहां पर रह रहा है, ठीक है, और ये जैसे आपसे बोला गया कि अर्थ के ऊपर ये लार्जेस्ट और हैवीएस्ट लिजर्ड है, एक तरह से छिपकली जैसा ही है पर इसका साइज बहुत बड़ा है, यानी कि सबसे बड़े साइज का लिजर्ड आप बोल सकते हो पूरे अर्थ के ऊपर यही है। अच्छा, इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई यूनेस्को ने क्या किया है कि जहां पे जिस आइलैंड पे ये रहता है यानी कि ये लेजर सुंदरा आइलैंड पे रहता है, वहां एक नेशनल पार्क है कोमोडो नेशनल पार्क। कोमोडो नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, जो कि इसी आइलैंड के ऊपर है, जो कि ईस्टर्न इंडोनेशिया के अंदर आता है, ठीक है। अगर हम बात करें IUCN की तो IUCN ने इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो यहां गलती ये होगी कि ये वनरेबल कैटेगरी की है, इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इसे ट्रीट नहीं किया गया। हम बात करें कोमोडो ड्रैगन की, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये चूज करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स विद नो चार्ज। मतलब न्यूट्रॉन्स के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है न्यूट्रॉन्स आर द क्रिएटेड बाय द रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि रेडियो एक्टिव जब डिके हो जाता है यानी उसमें कुछ कमी आती है, डेप्रिशिएट होता है वो, तब न्यूट्रॉन्स क्रिएट होता है, आप ये बोल सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि A nutrient observatory is being set up in the Himalayan region, यानी कि हमारी कंट्री ने हिमालयन रीजन के अंदर एक एक तरह से आप कर सकते हैं प्रयोगशाला, वैधशाला, कुछ भी कह सकते हो, ऑब्जर्वेटरी वहां पे एक सेटअप की है हिमालयन रीजन के अंदर। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए आंसर चूज करिए। तो इस क्वेश्चन का भी अगर आंसर की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह ये है कि भाई जो ये आपसे बोला गया कि भाई कि न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी जो सेटअप किया गया है हमारे कंट्री के द्वारा हिमालयन रीजन में, ये बात गलत है। हिमालयन रीजन में इसे सेटअप नहीं किया गया, बल्कि इसे तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है थेनी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इसे सेट किया गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो तमिलनाडु के अंदर बॉडी वेस्ट हिल है, तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां इसे सेटअप किया गया है। इस वजह से आपका ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट में थोड़ा सी इंफॉर्मेशन आपको गलत दे दी गई थी। अच्छा, अगर हम बात करें भाई फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं न्यूट्रॉन्स की जैसे बात की जाए, ये एक तरह से अबडकेंट पार्टिकल्स के अंदर आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे आपको बताया गया कि ये जो क्रिएट होता है, ये रेडियो एक्टिव जो भी थिंग्स होती हैं उसके अंदर जो भी डिक्रीज होता है, यानी
कि रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट या जो भी चीजें हैं उसके अंदर कोई डिक्रीज होता है, डेप्रिशिएट होता है कुछ, तब ये न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में अब तक 15 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि इसके रिसर्च वगैरह का काम करती है, और अगर हम नोटिफाई करें तो 50 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसको नोटिफाई किया गया है नेशनल न्यूट्रिएंट्स कोलैबोरेशन ग्रुप के द्वारा कि ये हमारी कंट्री के अंदर इसके डेवलपमेंट और इससे रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह ये हिमालयन रीजन में नहीं बल्कि ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट थेली के अंदर इसे ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया गया है बोधी वेस्ट हिल के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन कौन से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है वीट, सेकंड बर्ली, थर्ड ग्राम, फोर्थ मस्टर्ड। ये कुछ वीट एग्जांपल आपको दे दिए गए, आपको बताना है कि भी ये रबी क्रॉप कौन कौन से, ये बताना है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने मतलब एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके बारे में कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, रबी क्रॉप को रिलेटेड। इस वजह से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप होता क्या है, कि रबी क्रॉप से रिलेटेड एक डिसीजन आया हमारी कंट्री में, प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया है, जिस वजह से क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताना है कि भाई रबी क्रॉप के रिगार्डिंग में कौन कौन सी जो फसल है, ठीक है, जो क्रॉप है वो करेक्ट है, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ जो है रबी क्रॉप के अंदर आती है। ऑप्शन बी के अंदर सेकंड एंड थर्ड जो है वो रबी क्रॉप के अंदर आती है। और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये रबी क्रॉप के अंदर आती है। और ऑप्शन डी के अंदर बात करें तो चारों के चारों यानी कि ऑल फोर सबके सब किस में आते हैं, रबी क्रॉप के अंदर आते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग रबी क्रॉप के अंदर कौन कौन सी क्रॉप है ये आपको बतानी, मतलब सीजन बेस्ड है। अभी विंटर आ रहा है, विंटर की वजह से आप बोल सकते हैं रबी क्रॉप हमारी कंट्री में लगने वाला है। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी जो है ऑप्शन वो करेक्ट है, यानी कि ये चारों ही क्रॉप रबी क्रॉप के अंदर आती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कैबिनेट कमेटी के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, इसके इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा उन्होंने डिसीजन ये लिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो जिसे हम एमएसपी भी बोलते हैं 6 क्रॉप को 2020-21 के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, 21-22 के लिए इंक्रीज किया गया है। इस वजह से ये टॉपिक यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर समझना चाहते हैं, ये एक सपोर्ट प्राइस होता है जिसमें कि भी कोई भी फार्मर अगर किसी भी प्रोडक्ट किसी भी क्रॉप को लगाता है तो फिक्स कर देती गवर्नमेंट की भी, अगर तुम्हारा ये जो क्रॉप अगर नहीं बिकता है तो मैं इस मिनिमम प्राइस पे मैं जरूर लूंगा, ताकि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी आपने लेबर लगाया, इतनी मेहनत करी है, आपको बेनिफिट हो सके। तो गवर्नमेंट एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है फार्मर को, उसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे आपको मैंने बोला कि रबी क्रॉप के रिगार्डिंग में एक डिसीजन लिया गया है, जिस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये कुछ एग्जांपल और भी है जो आप देख सकते हैं, ग्राम, पोटैटो, ये कुछ और चीजें भी है, मस्टर्ड, कोरिएंडर और ओट्स, ये सारे जो है रबी क्रॉप के अंदर कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। आप लोग ये कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना सकते हैं कि रबी क्रॉप के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप समझ चुके होंगे ये क्या है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो 3 तरह के सीजन आते हैं। ठीक है, बाकी 2 कौन से हैं वो आपको बताने हैं। जैसे रबी के सीजन जो आता है रबी क्रॉप के अंदर ये क्रॉप्स आप बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने जो आपको बताया, आपको 4 एग्जांपल है, यानी कि 4 एग्जांपल, बाकी जो रिमेनिंग 2 है। ठीक है, खरीफ फसल जो होती है कह सकते हैं, खरीफ फरोख जो है, और इसके अलावा एक और सीजन है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी फसल या कौन सी क्रॉप उगाई जाती है उसका नाम आपको मेंशन करना है। बाकी 2 जो रिमेनिंग सीजन है उन सीजन के 4 आपको एग्जांपल बताने कि कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं फार्मर के द्वारा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। स्कोर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी बता सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी आप बता सकते हो कमेंट करके। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही है।